गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप बच्चों? 10th क्लास हैं तो कल हमने आपको पढ़ाया था प्रेमचंद्र का जीवन परिचय। आज हम उनकी लिखी कहानी बड़े भाई साहब का सारांश बता देते हैं। तो इस कहानी में दो भाई हैं जो गांव से यहाँ पढ़ने आए हैं और हॉस्टल में रहते हैं। बड़ा भाई 14 साल का है और छोटा भाई जो खुद लेखक हैं वे 9 साल के हैं। तो जो बड़े भाई हैं वो 14 साल के हैं और छोटा भाई जो खुद लेखक है मतलब प्रेमचंद वो 9 साल के हैं। दोनों भाइयों में उम्र के हिसाब से 5 साल का अंतर है, लेकिन क्लास में केवल 3 साल का अंतर है। उम्र के हिसाब से 5 साल का अंतर है और क्लास के हिसाब से केवल 3 साल का अंतर है, क्योंकि 2 बार बड़े भाई फेल हो चुके हैं, इसलिए क्लास का अंतर केवल 3 साल का है। लेखक बता रहे हैं कि उनके बड़े भाई साहब उन्हें हमेशा डांटते रहते हैं, क्योंकि जो लेखक के बड़े भाई हैं वो हमेशा जो खुद लेखक हैं उनको डांटते रहते हैं, क्योंकि उम्र में लेखक से बड़े हैं। क्योंकि वो बड़े हैं इसलिए वो हमेशा उनको डांटते रहते हैं। वो सारा दिन किताबों को खोले रहते थे पर उनका मन कहीं और लगा रहता। जो बड़े भाई थे वो सारा दिन किताब खोले रहते थे पर उनका जो मन था वो कहीं और लगा रहता था। लेखक कहते हैं, मेरा तो पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लगता। मैं तो सारा दिन किताब लेकर नहीं बैठ सकता। जब भी उनको मतलब लेखक को मौका मिलता वे हॉस्टल से भाग जाते। कभी दोस्तों के साथ गपशप करते, कभी झूला झूलते। जैसे ही उनको मौका मिलता था भाई से नज़र चुरा के भाग जाते थे। यही सब बड़े भाई साहब को जब देखते तो उसे डांटने लगते। जब वो देखते हैं बड़े भाई साहब कि वो झूला झूल रहा है, गपशप कर रहा है, खेल रहा है, तो जब भी बड़े भाई साहब उनको देखते तो उनको डांटने लगते और बोलते, अंग्रेजी पढ़ना इतना आसान नहीं है। मैं सारा दिन पढ़ता हूँ फिर भी 2 बार फेल हो चुका हूँ। अगर तुम ही ऐसे खेलते रहे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब वो ये बात जानते हैं कि मैं सारा दिन पढ़ता हूँ, मैं फेल हो गया हूँ। अगर तुम भी ऐसे खेलोगे तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। बड़े भाई साहब तो यहाँ तक बोल देते हैं कि तुम इससे अच्छा घर चले जाते। मतलब बड़े भाई साहब तो ये तक बोल देते हैं कि यहाँ इससे अच्छा है कि तुम घर वापस चले जाते। कम से कम पिताजी की कमाई तो बर्बाद नहीं होती। जब वे बड़े भाई साहब की इतनी सारी बातें सुन लेते तो तुरंत बैठ के टाइम टेबल बनाने बैठ जाते। मतलब जैसे ही वो बड़े भाई साहब ये सब बोल देते थे तो आके किताब लेके बैठ जाते थे, टाइम टेबल बनाने लगते थे। सुबह उठकर कल से पढ़ाई करूँगा। भाई साहब बिल्कुल सही बोलते हैं। अगर मैं यही सब करता रहा तो मेरी पढ़ाई नहीं होगी। बोलते हैं कि ठीक है, बड़े भाई साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पाऊँगा। कल से मैं सुबह उठ के पढ़ाई करूँगा। पर जैसे ही दिन शुरू होता मन टाइम टेबल की तरफ लगता ही नहीं। जैसे ही बच्चों को खेलता देखते उनका मन भी खेलने में लग जाता। मतलब जैसे ही अगला दिन शुरू होता तो जो टाइम टेबल बनाया वो सब भूल जाते और तुरंत ही मतलब जैसे ही बच्चों को खेलता देखते उठ के भाग जाते। ऐसे ही कुछ समय चलता रहा और वार्षिक परीक्षा आ गई। वार्षिक परीक्षा मतलब एनुअल एग्ज़ाम। तो एनुअल एग्ज़ाम आ गया। बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आ गया। बड़े भाई साहब जो थे वो फेल हो गए और लेखक जो है वो फर्स्ट आ गया। इतना खेल कूद किया, मतलब उसके मन में तो फिर ये आता है कि मैंने इतना खेल कूद किया फिर भी प्रथम आया। और बड़े भाई साहब जो थे वो पढ़ते थे फिर भी फेल हो गए। आज मैं जाके उनको बोल दूँगा। ये सब अपना सोचते रहते हैं और सोचते हैं कि जैसे ही बड़े भाई साहब आज मुझे डांटेंगे मैं बोल दूँगा कि मैं तो खेलता कूदता था फिर भी मैं फर्स्ट आ गया। आपने तो इतनी पढ़ाई की फिर भी आप फेल हो गए। फिर बड़े भाई साहब के सामने कुछ बोलने की हिम्मत, और जैसे ही बड़े भाई साहब को देखता उनके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। इस तरह से लेखक के मन में घमंड आ गया और वे रोज़ सुबह उठते ही खेलने चले जाते। मतलब उसके मन में घमंड आ गया था कि मैं खेल रहा हूँ फिर भी पास हो रहा हूँ, तो इस चीज़ का उसको घमंड आ गया। बड़े भाई साहब ने एक दिन गुस्से में बोले, एक दिन बड़े भाई साहब गुस्से में थे और बोल दिए, तुम में बहुत घमंड आ गया है ना। तुम क्लास में प्रथम आए हो, इसका तुम्हें बहुत घमंड है। घमंड तो फिर समझाते हैं, उदाहरण देते हैं कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। वो तो चक्रवर्ती था, उसने पूरी दुनिया पर विजय किया। जब उसका घमंड नहीं चला, जब उसका घमंड टूट गया तो तुमने तो सिर्फ एक क्लास ही पास किया, तुम्हें किस चीज़ का घमंड आ गया।
फिर आगे कहते हैं मेरे फेल होने पे मत जाओ, जब मेरी क्लास में आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि पढ़ाई क्या होती है। मतलब बोलते हैं कि मेरे फेल होने पे मत जाओ, कि मैं फेल हो रहा हूँ तुमको समझा रहा हूँ तो इस पे मत जाओ, जिस दिन तुम मेरी क्लास में आओगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि पढ़ाई क्या होती है। ये सारी बातें सुनकर लेखक के मन में डर बैठ गया। अब पढ़ने में तो और जो मतलब ये सब सारी बातें सुन ले तो उसके मन में डर बैठ गया कि मेरे पढ़ने से क्या फ़ायदा, जब मैं पढ़ूंगा फिर मैं फ़ेल हो जाऊंगा। इसलिए उसके मन में डर बैठ गया, उसका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता और बड़े भाई साहब से नज़र चुरा के खेलने भाग जाया करते। इसी तरह फिर कुछ दिन बीतते गए, परीक्षाएं आई, लेखक फिर प्रथम आया और बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए। समय बीतता गया, एग्ज़ाम आया, बड़े लेखक पास हो गए और बड़े भाई साहब फेल हो गए। फेल होने के बाद बड़े भाई साहब के व्यवहार में बदलाव आ गया और भाई को डांटना बंद कर दिया। मतलब जो बड़े भाई साहब थे उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया और वो छोटे भाई को डांटना भी बंद कर दिए। छोटे भाई अपनी मनमानी करने लगा। अब छोटा भाई क्या करता था, अपनी मनमानी करता था। एक दिन पतंग लूटने लेखक हॉस्टल से भाग रहा था। तेजी से भागता जा रहा था, तभी उसके बड़े भाई ने उसे देख लिया और बोले, यहाँ बाजारी लड़कों के साथ तुम पतंग उड़ा रहे हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। मतलब वो क्या कर रहे थे, लेखक दौड़े जा रहे थे, तभी उनके बड़े भाई ने देख लिया और डांटने लगते हैं कि तुम यहाँ बाजारी लड़कों के साथ घूम रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती। अब तुम 8वीं में पढ़ते हो, बड़े हो गए हो, जिम्मेदार हो गए हो और तुम्हें शर्म नहीं लगती, तुम यहाँ पतंग लूट रहे हो, ये सब कर रहे हो। फिर आगे कहते हैं मैं जानता हूँ तुम मुझसे पढ़ने में ज़्यादा अच्छे हो। फिर आगे ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे पढ़ने में ज़्यादा अच्छे हो, कल को हो सकता है कि तुम मुझसे आगे निकल जाओ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे तुम्हें डांटने का हक नहीं। मतलब बोलते हैं कि हो सकता है कि अगली बार तुम मुझसे आगे निकल जाओ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हें डांट नहीं सकता, मेरा हक नहीं है तुम्हें डांटने का, मुझे तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं है, क्योंकि मैं अनुभव में तुमसे बड़ा हूँ। मैं भले से तुम्हारी क्लास में छोटा हो जाऊँ, पर अनुभव में हमेशा तुमसे बड़ा हूँ। फिर आगे कहते हैं तुम चाहे जितना भी पढ़ लिख लो, पर ज़िंदगी का तजुर्बा मुझे तुमसे ज़्यादा है। ज़िंदगी की समझ पढ़ने से नहीं आती, अनुभव से आती है। मतलब कहते हैं कि तुम चाहे जितना भी पढ़ लो, ज़िंदगी का तजुर्बा मुझे तुमसे ज़्यादा है, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। ज़िंदगी की समझ पढ़ने से नहीं आती, अनुभव से आती है और अनुभव मेरे पास तुमसे ज़्यादा है। अपने दिमाग से घमंड निकाल दो कि तुम किसी भी कक्षा में पहुँच जाओ, मुझसे अधिक पढ़ाई कर लो, पर हमेशा तुमसे अनुभव में मैं बड़ा रहूँगा। तो अपने दिमाग से यह घमंड निकाल दो कि तुम किसी भी क्लास में पहुँच जाओगे तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा समझ आ जाएगी। ऐसा नहीं है, तुम चाहे किसी भी क्लास में पढ़ो, लेकिन अनुभव में मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। तो तुम्हें कभी गलत रास्ते पर ना चलने दूँगा। यदि तुम बातों से नहीं माने तो तुम्हें एक थप्पड़ लगाने का भी अधिकार है मुझे। यह सारी बातें सुनकर लेखक के मन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अपने भाई के प्रति सम्मान, आदर और भी बढ़ गया और भाई जो बातें कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है। मतलब लेखक के मन में आता है कि जो बड़े भाई साहब जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उनका डांटने का, कहने का पूरा हक है। और लेखक का सर शर्म से झुक जाता है। तो बड़ा भाई उसको गले लगा लेता है और कहता है मेरा भी मन करता है कि मैं पतंग उड़ाऊं, खेलूं, परंतु मैं क्या करूं। मतलब कहते हैं कि मेरा भी मन करता है कि मैं पतंग उड़ाऊं, खेलूं, पर मैं क्या करूं। अगर मैं ये सब करूँगा तो तुम्हें कैसे समझाऊँगा। मैं खुद बेराह चला तो तुम्हें कैसे सही रास्ता दिखाऊँगा। इसलिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। ये सारी बातें छोटे भाई से कर रहे हैं और उसे प्यार से गले लगा लिया। मतलब कहते हैं अगर मैं खुद खेलूँ, खुद पतंग उड़ाऊँ तो तुम्हें कैसे समझाऊँगा, इसलिए मैं ये सब नहीं करता। और तभी अचानक एक कटी हुई पतंग उड़ती देखते हैं और बड़े भाई साहब उसकी डोर पकड़ लेते हैं। मतलब तभी जब समझाते रहते हैं ये सब, और तभी देखते हैं कि एक कटी हुई पतंग उड़ती जा रही है और बड़े भाई उसकी डोर पकड़ लेते हैं और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ने लगते हैं और छोटा भाई उसके पीछे पीछे दौड़ जाता है।
बड़े भाई साहब का पतंग पकड़ना यह सिद्ध करता है कि बड़े भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा छुपा हुआ है, जिसमें खेल कूद का उल्लास है, जो मौज मस्ती करना चाहता है, परंतु उसे यह सभी बातों को अपने भीतर छुपा रखा है। मतलब बड़े भाई साहब के मन में भी एक बच्चा है जिसमें खेल कूद का उल्लास है, जो मौज मस्ती करना चाहता है, परंतु उसने यह सभी बातों को अपने अंदर छुपा रखा है, क्योंकि उसे पढ़ना है, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है, अपने छोटे भाई को सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी है, उसके सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी है, साथ ही पढ़ाई का बोझ है, इसलिए वो हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो ये थी आपका बड़े भाई साहब का सारांश। तो बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।